हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे से होंगे। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर विचार कर लेते हैं। तो पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है त्रुटि विश्लेषण। तो त्रुटि विश्लेषण है क्या, ये हमने पुराने वीडियो में देख लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसका कुछ पार्ट हमारा जो रह गया था वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो क्या है वो जो पिछले में हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और जिन स्टूडेंट ने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो पुराना वीडियो देख लें। तो पिछले वीडियो में हमने त्रुटि विश्लेषण के अंदर ये पढ़ा कि जब हम किसी भी प्रयोग को करते हैं, किसी भी परिघटना का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमें यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो यंत्रों में क्या होता है कि जब हम प्रयोग करते समय कुछ त्रुटियां रह जाती हैं उसमें, ठीक है। तो त्रुटियों में अल्पतमांक हम देख चुके हैं कि अल्पतमांक जितनी कम होगी एक यंत्र की, उतना ही हमें मान शुद्ध मिलेगा, परिशुद्ध मिलेगा। तो हमने वहाँ पे यथार्थता पढ़ा, उपकरण की यथार्थता क्या है, परिशुद्धता क्या है मानों में, जब हम प्रयोग के मान निकलते हैं उसमें परिशुद्धता क्या होती है। साथ में हमने त्रुटियां देखी कि किस प्रकार की त्रुटियां हमारे प्रयोग में आती हैं। तो क्या क्या त्रुटियां आती हैं, जैसे कि क्रमबद्ध त्रुटियां आती हैं और आपकी यादृच्छिक त्रुटियां आती हैं, ठीक है। तो जो क्रमबद्ध होती है उनको सिस्टमेटिक बोलते हैं, तो वो हम खत्म कर सकते हैं, परंतु यादृच्छिक त्रुटियों को हम कुछ हद तक ही कम कर पाते हैं, क्योंकि उनका हमें कोज पता नहीं होता, उनका कारण हमें पता नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, उस पर कुछ आंकिक उदाहरण भी हमने देखे। तो अब हम आगे चलते हैं कि क्या हम और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका अगला हिस्सा है, मतलब आप अंतिम हिस्सा भी कह सकते हो इस त्रुटि विश्लेषण का। तो इसमें हम आज त्रुटियां को किस प्रकार से हम संयोजन करते हैं, किस प्रकार से उनको जोड़ते, घटाते, भाग करते या फिर गुणा करते देखते हैं। तो किस प्रकार देखेंगे वो हम करेंगे इसमें। इन जो हम संयोजन बताएंगे उसमें हम कुछ आंकिक उदाहरण भी आपको समझाएंगे। आगे आती है फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये भी त्रुटि विश्लेषण के पार्ट में ही दे दिया जाता है, सार्थक अंक, ठीक है। अच्छा, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। सार्थक अंकों का पूर्णांकन, जो हम सार्थक अंक यहाँ पढ़ेंगे तो उनका पूर्णांकन कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो मैं समझाऊंगा पूर्णांकन होता क्या है और सार्थक अंकों को किस तरह से हम पूर्णांकन करेंगे। इसके ऊपर हम आंकिक उदाहरण देखेंगे, फिर कोटिमान हम देखेंगे, कोटिमान क्या होता है, ठीक है। तो बड़े अलग से वर्ड आपको सुनने में आ रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि जब सारे चैप्टर चलते रहेंगे तो हम जगह जगह सार्थक अंकों के हिसाब से पूर्णांकन भी करते रहेंगे, तो साथ में हम कोटिमान भी निकालते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो जैसे कि त्रुटियों का संयोजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो त्रुटियों का संयोजन होता क्या है, ठीक है। जब हमें त्रुटियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो एक प्रयोग में हमें त्रुटियाँ मिली, तो त्रुटियाँ के ऊपर अलग अलग संक्रियाएं की गई। तो संक्रियाओं में क्या क्या था, जो त्रुटियां थी उनको त्रुटियों को जोड़ना सिखाया गया कि उनको जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है, यानी कि एडिशन, तो त्रुटियों का एडिशन कैसे करते हैं। इसके अलावा बताया गया उनका घटाना, यानी कि सब्सट्रैक्शन बताया गया उनका। इसके अलावा उनकी गुणा बताई गई कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम उनको। और इसके अलावा चौथा बताया गया इसमें भाग, की त्रुटियों को भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो भाग निकालेंगे तो इसको डिवाइड बोलते हैं। तो डिवाइड कैसे हम त्रुटियों को करते हैं। तो पहला आता है जोड़ना, कि किस प्रकार से त्रुटियों को जोड़ा जाए। तो त्रुटियों को कैसे जोड़ते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने एक प्रयोग किया और एक प्रयोग में हमें दो मान मिले, दो राशियां मिली जो थी a और b। अब इन राशियों को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद में जो मान आया उसको हमने y कहा। क्या कहा, y कहा। तो y इक्वल टू, यानी कि हम जोड़ना निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम पहला पार्ट निकाल रहे हैं जोड़ना, यानी कि एडिशन हम कर रहे हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो y इक्वल टू, हमने कहा कि हम त्रुटियों को a प्लस b करके जोड़ देते हैं। तो जब हम इस पर त्रुटियां निकालते हैं तो त्रुटियों के लिए जो स्पेशल त्रुटियां होती हैं, तो त्रुटियों के लिए हम इस चिन्ह का यूज करते हैं, डेल्टा का, ठीक है। तो इस चिन्ह का हम यूज करेंगे, जिसे हम कहेंगे डेल्टा y, यानी कि y में त्रुटि बराबर a में त्रुटि प्लस b में त्रुटि। तो इस प्रकार से हम त्रुटियों को
जोड़ सकते हैं, त्रुटियों को इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। जैसे हम जोड़ते हैं उसी प्रकार से हम घटाते भी हैं। कैसे घटाते हैं इसको? तो घटाने के लिए हम कहते हैं कि दो मान मिले हमें, तो y जो है वो a माइनस बी के बराबर है। ठीक है, दो मान मिले हमें और जो हमारा राशि निकल के आएगी वो उन दोनों के घटाने से निकल के आएगी। उसमें एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। ठीक है, तो जब हम इसमें त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा y हो जाएगा डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ठीक है, आप ये समझ रहे होगे कि ये माइनस हो जाएगा, परंतु ये मैंने इसके अनुसार ये लिख दिया यहाँ पर, परंतु ऐसा नहीं होता। त्रुटियां हमेशा प्लस होती है। तो यहाँ पे माइनस था, परंतु त्रुटियां जब हम निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को कि त्रुटि कभी भी जो है माइनस नहीं होती। यदि हमें ए में त्रुटि हमने प्रयोग करा, ए निकाला, मान लो लंबाई निकाली हमने, किसी वस्तु की लंबाई निकाली है, तो लंबाई में जो त्रुटि निकलेगी और जो चौड़ाई में त्रुटि निकलेगी, ठीक है, और यदि हमें उन्हें घटाना पड़ रहा है, ठीक है, तो त्रुटियां घटती नहीं है, कभी भी त्रुटियां जुड़ती हैं। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि त्रुटियां जो है ये हमेशा जुड़ेंगी, ये याद रखना है आपको। तो इसे कभी भी आपको माइनस नहीं करना, चाहे माइनस आ जाए। ठीक है, तो इस पे हम एग्जांपल देखते हैं। क्या है एग्जांपल? तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि दो छड़ों की लंबाइयां 20 प्लस 0.2 मीटर तथा लंबाइयां तथा चौड़ाइयां, ये चौड़ाई है यहाँ पे आपकी, ये लंबाई थी और ये क्या है, चौड़ाई दी हुई है। दो छड़ों की लंबाइयां इतनी तथा इतनी हैं, नहीं सॉरी, ये आपकी लंबाई दी हुई है। तो एक छड़ की लंबाई ये है और दूसरी छड़ की लंबाई ये है, 12 प्लस 0.1 मीटर। तो छड़ों की कुल लंबाई तथा लंबाई को अंतर बताना हमें। तो छड़ों की लंबाई कितनी होगी? तो हम इसका हल करेंगे 0, 1 वाला। पहले क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि लंबाई क्या है, L1 है, पहली छड़ की लंबाई L1, पहली छड़ के लिए 1 ले लिया है। तो L1 कितना हो जाता है, ये दिया हुआ है प्लस माइनस 0.2। ठीक है, प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि त्रुटि प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। ठीक है, परंतु त्रुटियां जब भी जुड़ेंगी तो वो प्लस में ही जुड़ती हैं। ठीक है, तो जुड़ती चाहे वो घटें भी, तब भी वो प्लस ही में ही घटती हैं। अब L2 जो दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ है 12 प्लस माइनस 0.1, ये आपका मीटर में है और ये आपका मीटर में है, तो दोनों मीटर में है। तो छड़ों की कुल लंबाई कह रहा है, क्या रहा है, कुल लंबाई। तो छड़ों की कुल लंबाई कितनी आ जाती है, देखते हैं। तो L बराबर लंबाई के लिए L1 प्लस L2, ये आ जाएगा। तो L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा फिर? L1 आपका है 20 प्लस 0.2, प्लस माइनस आप लगा लो, फिर ये वाला प्लस, ये कितना है 12 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, ये जुड़ गए हैं। आ जाओ और करते हैं इसे सोल्व। ये प्लस माइनस की जो उधर है ये त्रुटि है और ये लंबाई का मान है कि 20 मीटर की तो छड़ है, परंतु उसमें त्रुटि कितनी है, 0.2 मीटर की, 0.2 मीटर की उसमें त्रुटि है। ये कितनी है, 12 मीटर की तो छड़ है, परंतु त्रुटि कितनी है उसमें, 0.1 मीटर की। तो जो छड़ के वास्तविक लंबाई जो कह रहा है ये लंबाई है, इनको हम जोड़ देते हैं और इसमें त्रुटि भी है। ठीक है, यानी कि प्रेक्षित जो है मान तो ये है छड़ के, परंतु त्रुटि क्या है, वो ये है। तो ये त्रुटि जो है, जैसे ये प्लस वाला इसको मिल गया यहाँ पे, ये वाला प्लस यहाँ मिल गया, तो ये वाला प्लस हमने यहाँ लिख दिया। तो 0.2 और 0.1 क्या होंगे, प्लस होंगे माइनस होंगे, ये भी प्लस होंगे, क्योंकि त्रुटियां कभी भी घटती नहीं हैं। ठीक है, तो इस माइनस का यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं होगा। तो 20 और 12 कितना होगा, 20 और 12 32, और ये प्लस, इसको प्लस माइनस लिख लो, क्योंकि यहाँ पे पहला मान के और दूसरा जो आपकी त्रुटि के बीच में प्लस माइनस लगा हुआ था, प्लस माइनस हम यहाँ लगा देंगे। तो 0.2 और 0.1 कितना हो गया, 0.3। ये आपका मीटर आ गया। छड़ों की कुल की लंबाई कितनी हो गई,
32 प्लस माइनस 0.3 मीटर। ऐसे ही हमें छड़ों की लंबाई का अंतर निकालना है। तो अब अंतर पे आ जाओ। अंतर क्या निकालेंगे? L बराबर L1 माइनस L2, ये करते हैं। तो L1 क्या है हमारा? 20 प्लस माइनस 0.2, इसमें से हमने घटा दिया 12 प्लस माइनस 0.1। इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को, तो 20 में से 12 माइनस हो गया। लंबाई तो माइनस हो सकती है, लंबाई का जो प्रेक्षित मान है 20 और 12 ये तो आपस में माइनस हो सकते हैं, परंतु जो त्रुटि है वो कभी भी माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, यानी 0.2 प्लस 0.1 ये कभी भी आपकी माइनस नहीं होगी। ठीक है, तो जो लंबाइयां हैं वो माइनस हो जाएंगी, परंतु त्रुटि, ये त्रुटियां हैं तो त्रुटि कभी भी माइनस नहीं होंगी। तो कितना आ गया? 20 में 12 गया 8, और ये प्लस माइनस ऐसे कैसे लगा रहेगा, और 0.2 0.1 कितना हो गया? 0.3। यानी कि आप देखोगे कि त्रुटि जब इसका कुल लंबाई निकालेगी जोड़ी गई लंबाई को, तब उसमें भी 0.3 आया, और जब अंतर निकाला गया तो उसमें भी 0.3 आया। तो त्रुटि कभी भी माइनस नहीं होंगी, केवल लंबाई जो होंगी, जो उसकी प्रेक्षित मान है, जो उसको निकाला गया मान, जैसे कि 20 मान है हमारे पास, 12 मान है लंबाई का, तो ये केवल घटेंगी। ठीक है, बाकी त्रुटि इसमें नहीं घटती है। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। तो हमने अभी आपको बताया जोड़ना घटाना, तो जोड़ने घटाने पर ये क्वेश्चन आ गया, ये त्रुटियों का जोड़ हो गया इसमें और त्रुटियों का इसमें अंतर हो गया। अब देखते हैं गुणा क्या है, तो गुणा निकालते हैं। हमने मान लिया कि एक मान, एक राशि इन दो राशियों के गुणा से तैयार होती है, इन दो राशियों की गुणा से तैयार होती है। ये राशि का मान तब प्राप्त होता है हमें जब इन दोनों राशियों के हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसके मान में त्रुटि कितनी होगी? इसके मान में त्रुटि निकलेगी डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, ये गुणा से आप जो है कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये गुणा जब त्रुटियों की बात करते हैं तो प्लस भी प्लस में जाता है, माइनस घटाने में माइनस जो होता है वो भी प्लस हो जाता है, और गुणा में त्रुटि की स्थिति में जब हम त्रुटि निकाल रहे हो तो वो भी प्लस हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी बटे बी। तो ये फिर देख लो एक बार, इसके मान में त्रुटि डेल्टा वाई अपॉन वाई, इसके मान में त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इसके मान में त्रुटि। यानी कि त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, वो ना ही गुणा होती त्रुटियां, ना ही भाग होती, ना ही जो है घटा होती, केवल वो जुड़ती हैं। तो ये हमारा, जब हम गुणा का कोई व्यंजक लेते हैं तब उसमें हमें त्रुटि इस प्रकार से निकालते हैं। इसके अलावा आते हैं भागफल में। तो भागफल में क्या होता है? हम कहते हैं y जो है इन दोनों की भाग से तैयार होता है, इन दोनों के भाग से तैयार होता है। ठीक है, तो इसके मान में त्रुटि कितनी होगी? तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। अब यहाँ भाग का निशान लग रहा है, आप कहेंगे मैं भाग लगा दूं, यहाँ पे ये लगा दूं भाग, नहीं, आपको ये नहीं लगाना है, यहाँ भी आपको प्लस लगाना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। तो त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, कभी भी घटा नहीं होती। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, हल 2। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये कहता है एक आयताकार कागज की लंबाई, एक आयताकार कागज दे दिया उन्होंने, तो आयताकार कागज ये ऐसा हो सकता है। तो आयताकार की क्या पहचान है कि ये वाली लंबाई इस लंबाई के और ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर होती है। सामने सामने की भुजा एक आयत के अंदर बराबर होती है। तो आयताकार कागज दिया हुआ है इन्होंने, तो कहा हुआ है कि एक आयताकार कागज की लंबाई तथा चौड़ाई 25.2 सेंटीमीटर और 16.8 सेंटीमीटर। तो यदि मैं लंबाई को 25.2 ले लेता हूं तो ये भी 25.2 और ये भी 25.2 और ये 16.8 और ये भी 16.8 सेंटीमीटर में सारी राशियां हैं, सेंटीमीटर में। तो कह रहा है इनमें परिशुद्धता कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर की परिशुद्धता। परिशुद्धता का मान है यानी त्रुटि लगभग इतनी है दोनों मानों में, इसमें भी और इसमें भी।
दोनों मानों में त्रुटि इतनी है। तो कागज के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे कागज का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है। तो हमने कहा लंबाई है, तो लंबाई के लिए हमने L मान लिया, लंबाई L होती है। तो लंबाई कितनी दी हुई है, 25.2 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई के लिए हम ब्रेथ, चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ से L ले लेते हैं और ब्रेथ का B, चौड़ाई को B ब्रेथ बोलते हैं। तो ये हो गया 16.8 सेंटीमीटर। तो हम आता है कागज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, कागज के क्षेत्रफल को A से बोलते हैं, A, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारा यहां भी चल रहा है, तो मैं इसको A ना लिखकर मैं ये वाला A ले लेता हूँ, छोटा वाला A, स्मॉल A ले लेता हूँ। तो ये कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होती है हमारी क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई के गुणा को हम क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी कि ये L हो गया और ये B हो गया, तो L इंटू B। L कितना है हमारा 25.2 गुणा 16.8, और जब आप इसकी गुणा करोगे तो ये आएगा 423 दशमलव कुछ आ जाएगा, ऐसे इस तरह से कुछ आ जाएगा। ये आप जब गुणा करोगे तो देख लेना आप इसको, और ये लिख देंगे हम सेंटीमीटर की पावर 2। इसे हम वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं, इसे हम वर्ग सेंटीमीटर भी लिखते हैं। सेंटीमीटर की पावर 2 को वर्ग सेंटीमीटर भी हम बोलते हैं, ठीक है। मैं क्योंकि हमें मान निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो इसको मैं जो है छोड़ भी सकता हूँ, 0.34 को यहाँ पे छोड़ भी सकता हूँ। तो सार्थक अंकों में यही समझाया जाएगा कि दशमलव के बाद की संख्याओं को क्या करना चाहिए, तो सार्थक अंकों में ये बताया जाएगा, ठीक है। अब आती है बात कागज के क्षेत्र में प्रतिशत त्रुटि। इन्होंने एक चीज और कहा है कि 0.1 सेंटीमीटर की परिशुद्धता भी है, तो देखते हैं कैसा होता है। तो त्रुटि कितनी हो गई, इसमें भी 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि है और इसमें भी 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि है। तो क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि होगी, क्षेत्रफल क्या था हमारा, क्षेत्रफल हमारा ये था, तो लिख देते हैं त्रुटि कितनी हुई फिर इसमें, डेल्टा A अपॉन A इक्वल टू डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा, एक मिनट, डेल्टा L, ये L है यहाँ पे, यानी कि लंबाई में, और ये चौड़ाई में त्रुटि, डेल्टा B अपॉन B। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रतिशत त्रुटि निकालो। प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा कर दिया। तो जब मैंने इधर 100 से गुणा करा तो मुझे उधर भी 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो डेल्टा L अपॉन L, सॉरी ये यहाँ पे L है, और गुणा 100 प्लस, त्रुटि प्लस होती है हमेशा, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, ये आ जाता है, ठीक है। और मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो डेल्टा L की जगह क्या है, ये कह रहा है 0.1, तो डेल्टा L कितना है 0.1, L कितना है 25.2 इंटू 100 प्लस डेल्टा B कितना है, डेल्टा B भी यही है, दोनों के अंदर ही 0.1 है, तो डेल्टा B भी कितना है 0.1, और B कितना है 16.8, और ये भी 100 से गुणा कर देता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 0.4 लगभग आ जाएगा, लगभग, मुझे लगभग लेना तो मैं 0.4 ले लिया, ऐसे ये 0.6 आ जाएगा। ये सीधा से लगा लो 25 चौका 100, 4 बार कटेगा लगभग, तो 4 से जब 0.1 की मल्टीप्लाई होगा तो 0.4, ऐसे 16 6 96, इसे काट देंगे तो 16 6 96, ठीक है। तो 6 बार कटेगा, तो 6 से जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो यानी कितना हो गया ये 1.0, ठीक है। ये क्या आ गई, प्रतिशत त्रुटि आ गई। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए मैं क्या लगाता हूं, प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत का ये चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो इतनी त्रुटि हमारे इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है सबको। तो स्टूडेंट अब आते हैं बात सार्थक अंक पे। सार्थक अंक क्या होते हैं, ठीक है। तो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं, सार्थक अंक जो होते हैं, जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए आप 3.152, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये वाला अंक होता है, जो दशमलव का सबसे अंतिम अंक होता है, दशमलव के बाद दाईं ओर, दशमलव का दाईं ओर जो हो गया, उसका जो अंतिम अंक होता है उसे कहते हैं संदिग्ध अंक।
संदिग्ध अंक का मतलब ये है कि हम इसके मान को इसमें पहले मान में जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते, वो संदिग्ध अंक कहलाता है। यानी कि इसको हम इसे छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है, ये संदिग्ध अंक हो जाता है। और ये जो मान हो जाते हैं ये विश्वसनीय अंक हो जाते हैं, ठीक है। वो कैसे होंगे वो मैं समझाऊंगा अभी आगे। तो इसी प्रकार से 4.25 एक संख्या दी हुई है, तो संख्या में दशमलव का जो सबसे अंतिम अंक है दाईं ओर का वो संदिग्ध अंक, और जो इससे पहले के दोनों अंक है, दशमलव से पहला भी और दशमलव के बाद का भी, ये सारे विश्वसनीय अंक हमारे कहलाते हैं। अब आती है बात सार्थक अंक निकालने की। तो सार्थक अंक को कैसे समझा जाए, कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल्स दे दिए हैं मैंने कुछ, तो उस एग्जाम्पल के आधार पर हम समझ जाएंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं। और मेरा मानना है कि आप भूलोगे भी नहीं इसको समझने के बाद में। तो आती है बात, जैसे कि एक संख्या लिखी हुई है 4.325, 4325 करके एक संख्या लिखी हुई है। तो 4325, 4325, तो इसमें दशमलव कहीं नहीं है, दशमलव कहीं नहीं दिख रहा है इसमें आपको। तो ये सारे कहलाते हैं अशून्य अंक। अशून्य अंक का मतलब जो शून्य ना हो, शून्य जीरो ना हो, वो सारे अशून्य अंक हो गए। जब दशमलव यहाँ नहीं है और दशमलव का कोई अंक नहीं है और ये केवल अशून्य अंक है, तो सार्थक अंक इसमें 1 2 3 4 सार्थक अंक हो जाते हैं। इसमें कितने हो जाते हैं? 4 सार्थक अंक हमारी इस संख्या में है। जब ये अशून्य अंक भी हैं, अशून्य यानी कि जो शून्य ना हो और इसमें दशमलव के बाद कोई संख्या ना हो, दशमलव ना हो इसमें, उसके बाद कोई संख्या ना हो, तो ये 4 सार्थक अंक इसमें कहे जाएंगे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि 4.4325 में संख्या में सार्थक अंक की संख्या कितनी है, या फिर कोई आदर्श दूसरी संख्या दे दी जाएगी, कहा जाएगा 5125 में सार्थक अंकों की कितनी संख्या है। तो उस केस में आपको ऐसे निकालना है। इसके बाद आती है एक दशमलव वाली संख्या जिसमें आता है 62.4। तो इसमें आप देख रहे हो कोई भी जीरो नहीं है, ना ये जीरो या ना ये जीरो या ना यहाँ जीरो, कोई जीरो नहीं है, और दशमलव के बाद भी कोई जीरो नहीं है, दशमलव से पहले भी कोई जीरो नहीं है। तो इसमें जो सारे के तीनों अंक है, ये भी सारे सार्थक अंक है हमारे। क्या है? सारे के सारे सार्थक अंक है। जब कोई भी शून्य ना हो इसके अंदर तब ये सारे सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। अब आती है बात अगले संख्या की जिसमें लिखा हुआ है 62,003, 3 बार 0 और 3। ये दोनों अशून्य अंक है, ये जीरो नहीं है ना ये जीरो। जीरो कहाँ है? इन संख्याओं के बीच में फंसे हुए हैं। तो जब कोई शून्य संख्याएं अशून्य संख्याओं के बीच में फंस जाती हैं तब ये भी सार्थक अंक कहलाती हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 6 सार्थक अंक हैं, ठीक है। अशून्य अंकों के बीच में जब शून्य संख्या फंस गई तो वो भी सार्थक अंक कहलाती है। तो इसलिए कितने सार्थक अंक हो गए इसमें? 6 सार्थक अंक, ठीक है। ऐसे आते हैं हम 51,51600, यानी कि 51 6 और 2 बार 0, ठीक है। आपके हो गए 51,600। तो इसके अंदर आप एक देख रहे हो कि ये शून्य जो है और ये अशून्य है, इसमें दशमलव कुछ नहीं है। तो दशमलव जब संख्या ना हो इसके अंदर, दशमलव ना हो इसके अंदर, तो संख्या में अशून्य अंक कहाँ है? 516, 5 1 6। तो उसके बाद ये जो 2 शून्य है ये किसी भी अशून्य अंक से फंसे हुए नहीं है। यानी कि इसमें क्या था? दोनों तरफ ऐसी संख्या थी जो शून्य नहीं थी और बीच में शून्य फंसे हुए थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यदि इधर कोई संख्या होती तो ये फंसे हुए होते, तो इस टाइम में फंसे हुए नहीं है। तो इसका मतलब कितने सार्थक अंक है इसमें? 3, 1 2 और 3। इन 2 शून्य सार्थक, इनको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। 2 जीरो रह जाएंगी वाली, इनको सार्थक अंक नहीं मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ तो अशून्य अंक हैं इसके, पर दूसरी तरफ अशून्य अंक नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे? 3। अब आती है बात 51600 मीटर। अब ये कहेंगे तो आपने सेम संख्या लिख दी। यहां पे एक अंतर है, इन संख्या के आगे इसका मात्रक नहीं लिखा हुआ है, इस संख्या के आगे इसका मात्रक लिखा हुआ है। तो जब संख्या के आगे मात्रक लिखा हुआ है तो जितने भी शून्य इसमें साथ में आ जाएंगे वो सारे के सारे सार्थक अंक होंगे। अब इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक इसमें हो गए हैं। यहां पे कितने थे? 3, और समान संख्या परंतु उसके आगे मात्रक लग गया, इसके लिए इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 5 सार्थक अंक है, ठीक है। ये बहुत समझने वाली चीज है। ऐसे इसमें देखो 3000 में 3 शून्य है, ये एक तरफ से जो अशून्य अंक से रुके हुए हैं, परंतु दूसरी ओर इसमें कोई भी संख्या नहीं है, परंतु इसके आगे किलोग्राम लगा हुआ है, यानी कि मात्रक लगा हुआ है। तो जो मात्रक से
जीरो रुक जाते हैं तो वो भी सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी कि इसमें कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक इसमें हैं। अब आ जाती है बात इस तरह की संख्या की। इसमें क्या है, दशमलव के यदि हम बाईं ओर देखें, दूसरी साइड देखें, तो दशमलव के बाईं ओर कोई भी अशून्य संख्या नहीं है। क्या संख्या शून्य है? अशून्य का मतलब वो संख्या जो शून्य ना हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सब अशून्य है, ये शून्य है। शून्य का मतलब जीरो। तो जब दशमलव के उधर जीरो होता है, केवल जीरो, यानी कि जीरो होता है, शून्य होता है, अशून्य नहीं होता, तब इधर के ठीक बाद के जो शून्य होते हैं वो सार्थक संख्याएं नहीं कहलाती, सार्थक अंक नहीं कहलाते। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सार्थक अंक नहीं है। सार्थक अंक कौन से हैं इसका मतलब इसमें 1 2 3, कितने हो गए इसमें 3। तो ध्यान करो, दशमलव के उधर जीरो होना चाहिए और इधर के बाद के जो जीरो होंगे वो भी सार्थक अंक नहीं होंगे, केवल जो संख्या बच जाएंगी केवल वो सार्थक अंक होगी। ऐसे ही इसके अंदर है, दशमलव से पहले एक जीरो है, यानी कोई भी और संख्या नहीं है, 1 2 3 4 कुछ नहीं है, और दशमलव के बाद 3 जीरो है, तो इन जीरो को भी सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, केवल इन संख्याओं को सार्थक अंक मानेंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 4। आगे आते हैं, दशमलव के बाद यहाँ जीरो थी, दशमलव के बाद यहाँ 1 आ गया, अब जीरो नहीं है यहाँ पे, यानी कि इसके बाद के जो जीरो होंगे ये अब सार्थक अंक माने जाएंगे। यानी कि अब सार्थक अंक कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए इसमें सार्थक अंक, 6 सार्थक अंक है इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि इधर दशमलव से पहले जो जीरो लगी हुई है, इस दशमलव से पहले 1 लगा हुआ है। तो जब दशमलव से पहले जीरो लगती है तब ये तीनों सार्थक, जो तीनों जीरो हैं ये सार्थक अंक नहीं होते, और जब दशमलव से पहले जीरो नहीं होता कि कोई संख्या होती है यहाँ पे, तब उस दशमलव के बाद के जीरो भी सार्थक अंक कहलाते हैं। इसका मतलब सार्थक अंक इसमें सारे सार्थक अंक गिन दो, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक इसमें हो जाते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी आती है, दशमलव से पहले एक संख्या है और दशमलव के बाद 3 जीरो है, तो सार्थक अंक कितने हैं इसमें, 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, इस संख्या को ध्यान में करो, इस संख्या में दशमलव नहीं था इसलिए इसमें केवल 3 सार्थक अंक थे, जीरो सार्थक अंक नहीं मानी गई। परंतु जब दशमलव के बाद जीरो होते हैं, दशमलव से पहले कोई संख्या होती है जीरो से अलग, 1 2 3 4 5 कुछ होता है, तब ये सारे जीरो भी सार्थक अंक कहलाते हैं, इसलिए 4 सार्थक अंक हो जाते हैं। अब इसमें भी आते हैं, दशमलव से पहले जीरो है, इसलिए इसके बाद दशमलव के ठीक बाद की जीरो, ठीक बाद के दशमलव, ठीक बाद का दशमलव कौन सा है, जीरो, तो इसको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे, परंतु ये सार्थक अंक होंगे क्योंकि ये इन संख्या के बाद आए हैं। तो 1 2 3 4 5 इसमें कितने हो जाते हैं, 5 सार्थक अंक हमारे हो जाते हैं। आती है बात 5125 में, तो इसी तरह की संख्या हो गई, इसमें कितने सार्थक अंक, 4। और यदि इस संख्या को ऐसे लिख दें हम कि इसमें 5.125 10 की पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 के हम गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 सार्थक अंक नहीं हो गए। 10 की पावर 3 जो होती है, 10 की पावर कुछ भी हो, ये सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। ठीक है, 10 की पावर कुछ भी हो सार्थक अंक नहीं माना जाता, सार्थक अंक केवल इनमें माने जाएंगे, वो जो कि होंगे 4। आती है बात इस वाले अंक पर, इस वाले अंक में भी ये दशमलव से पहले जीरो है, इसलिए इसके ठीक बाद के दशमलव यानी कि ये वाले दशमलव सार्थक अंक नहीं है, और 5 4 5 0 तीनों सार्थक अंक है, तो इसका मतलब ये 3 आ जाता है। और इस संख्या को हमने ऐसे लिखा है, तो दशमलव हटाया हमने, तो दशमलव के बाद कितनी 4 कहाँ पे लगाया, 4 के बाद दशमलव लगाया, तो 1 2 3 4, तो 4 ही आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, तो 4.50 10 के बाद इसमें भी 3 सार्थक अंक हैं हमारे पास। ऐसे कहा हुआ है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। इस 2πr में जो 2 है, 2π और r की गुणा में है, यानी कि इसे कहते हैं गुणज। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं गुणज, इसे हम गुणज बोलते हैं। तो जब कोई गुणज, और यदि इसके भाग में 2 होता तो उसे कहते हैं विभाजी कारक, तो ये गुणज कारक है और वो विभाजी कारक होता। तो गुणज कारक को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2, 2.0, 2.0000। तो इसमें अनंत सार्थक अंक हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं, अनंत सार्थक अंक इसमें हो सकते हैं। तो इसमें इस तरह से 2 को लिखा जा सकता है, और जब दशमलव से पहले कोई संख्या होती है
और दशमलव के बाद की सारी जीरो फिर सार्थक अंक होती हैं, तो इसमें अनंत सार्थक अंक हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसे बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। आगे आती है फिर बात सार्थक अंकों का पूर्णांकन। पूर्णांकन कैसे करते हैं? तो अभी हमने संदिग्ध अंक और विश्वसनीय अंक देखे, तो संदिग्ध अंक विश्वसनीय अंक अब यहाँ पर काम आएंगे हमारे। कैसे? हमें एक संख्या दी गई है 2.756, तो ये कह रहा है 3 सार्थक अंकों तक इसे पूर्णांकन कर दो, 3 सार्थक अंकों तक। तो 3 सार्थक अंक जब गिने जाते हैं तो दशमलव के इधर से गिने जाते हैं। किधर से? इस साइड से। तो पहला सार्थक अंक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब 6 का क्या करें? ये तो कह रहा है 3 तक लेकर आओ बस। ये कह रहा है 3 सार्थक अंक चाहिए ना, तो केवल संख्या में, यानी कि संख्या को 3 संख्या होनी चाहिए बस, यहाँ पर 3 ही अंक होने चाहिए एक संख्या में। यार 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करना है इसका मतलब कि 3 सार्थक अंक का पूर्णांकन का मतलब हो गया कि इस संख्या में 4 अंक ना होकर 3 ही अंक होने चाहिए। इसका मतलब हमें 2 रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, 6 हमें छोड़ना पड़ेगा। कोई घर की खेती क्या है क्या भाई कि 6 को छोड़ दें ऐसे ही? घर की खेती थोड़ी ना है। तो इसका मतलब 6 का हम क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा 6 का, तो इसे कहते हैं पूर्णांकन। कैसे करेंगे हम पूर्णांकन? देखते हैं। जब कोई संख्या 5 से बड़ी हो, दशमलव की ये जो संदिग्ध अंक है इसे क्या कहा था हमने? संदिग्ध कहा था। संदिग्ध कहा था। जब ये संदिग्ध संख्या 5 से बड़ी हो तो ये संदिग्ध संख्या को 1 मानकर इससे पहली संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो यदि मैं इसका पूर्णांकन करूं तो मैं पूर्णांकन करके ये लाऊंगा, यानी ये 5 में जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये जब ये संख्या संदिग्ध संख्या 5 से बड़ी हो तो उस स्थिति में ये इससे पहली संख्या में 1 बनकर जुड़ जाती है। इसे 1 मानकर इस 5 में जोड़ देंगे तो ये 2.76 हो जाएगी। तो ये हमारा पूर्णांकन हो जाता है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है 2.343 का भी 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करना है। इसमें भी 3 ही चाहिए, तो 3। इस 3 का क्या करूं? क्या करूं 3 का? 3 को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने में क्या पूर्णांकन में इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है कि हम इसमें कुछ कर दें? तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये क्या हो गई? संदिग्ध संख्या। तो संदिग्ध संख्या मैंने क्या कहा था? जब 5 से बड़ी हो संदिग्ध संख्या तो उससे पहली संख्या में उसे 1 मानकर जोड़ दिया जाता है। तो इसको क्या 1 माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये 3 जो है 5 से छोटी है। तो जब छोटी है तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 3 संख्याओं तक पूर्णांकन। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। आते हैं बात अगली, इसी में ही यहाँ भी पूर्णांकन चल रहा है। तो कह रहा है 3.725, 5 क्या है? संदिग्ध संख्या। दशमलव के बाद की जो अंतिम संख्या होगी वो संदिग्ध संख्या होगी। तो इसमें भी हमें 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करना है, यानी कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब कह रहा है 5। अब मैंने क्या कहा था? 5 से बड़ी हो तो, पर 5 से बड़ी हो तब तो इसे 1 मानकर जोड़ ही दिया जाएगा। परंतु यदि ये 5 से बड़ी नहीं है, 5 है, 5 से छोटी है तो ये छोड़ दी जाएगी। 5 से छोटी है तो छोड़ दी जाएगी। यदि 5 है तो तब उस स्थिति में 2 नियम लागू होते हैं। क्या कहते हैं कि 5 से यदि संख्या ये 5 हो तो इससे पहली संख्या देखते हैं हम। तो यदि इससे पहली संख्या सम है, क्या है? सम है, तो इस 5 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और यदि इस 5 से पहले विषम है तो, यदि इस 5 से पहले विषम है, यानी 5 से पहले इस टाइम क्या है? यहाँ पे सम संख्या 2 क्या है? सम संख्या। तो हम इसको छोड़कर क्या बढ़ जाएंगे आगे? 3.72 लिख देंगे। तो 3 सार्थक संख्या इसमें हो गई, 1 2 3, यानी 5 को हमने छोड़ दिया। परंतु इसमें आ जाओ, 5 क्या है? संदिग्ध संख्या, और 5 से पहले क्या है? 3, और 3 क्या है? विषम संख्या। तो हम इसको 1 मानकर इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 5.84 ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। सार्थक अंकों को जोड़ना, 3 सार्थक अंकों को जोड़ना है हमें इस टाइम। ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने अभी तक ये समझा सार्थक अंक का पूर्णांकन कैसे करते हैं, हम जोड़ दें इनको। तो जोड़ो, 3 लंबाई दी हुई है, 5.6 मीटर, 16.24 मीटर और 1.414 मीटर। तो जोड़ते हैं। अपना जोड़ने का नॉर्मल स्टाइल, सीधा साधा स्टाइल, जोड़ देते हैं। 16 दशमलव दशमलव के सामने दशमलव 24, 1.414 जोड़ो। 4 ऐसे कैसे आ गया? 4 और 1 5 आ गया, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 2 कैरी 1, या हासिल चला गया, हासिल बोलते हैं इसको, कैरी। 6 4 10 और 2 12, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13,
और ये आगे 2, यहाँ भी कैरी लग गई, ठीक है, कैरी लग गई, तो कितना आ गया 23.254, 23.254। अब इसमें इसको सार्थक अंक, अब इसमें कुछ नहीं कहा कि कितने सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करना है हमें, ठीक है, ये सार्थक अंक हैं, परंतु सार्थक अंक को जोड़ना सिखा रहे हैं। परंतु क्वेश्चन क्या आएगा कि तीनों लंबाइयों को जोड़ो, तो तीनों लंबाई को ऐसे थोड़ा जोड़ दोगे, जोड़ तो दी तुमने, पर क्या आंसर आ गया ये नहीं। अब इसको आंसर तक हमें पूर्णांकन करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता कि कितने अंकों तक पूर्णांकन करना है, क्योंकि यहाँ तो बोला हुआ था 3 सार्थक अंकों तक करना है। यहाँ क्या कैसे पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा इसमें सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या कौन सी है बताओ। इसमें कितने सार्थक अंक है 4, इसमें कितने सार्थक अंक है 4, इसमें कितने सार्थक अंक है 2। तो जो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या होगी उसमें हम सार्थक अंक देखेंगे कितने हैं। तो इसमें 2 सार्थक अंक है, तो ये मान भी 2 सार्थक अंक तक ही आना चाहिए। तो इसमें 2 सार्थक अंक कौन कौन से हैं, सार्थक अंक हम गिनते हैं दशमलव से इधर से बाईं तरफ से, तो एक सार्थक अंक ये हो गया, एक सार्थक अंक ये हो गया, यानी कि इसके बाद के सारे सार्थक अंक हम छोड़ देंगे। तो ये कितना आ गया 23 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है, 23 मीटर। और इसे हम लिख देंगे 2 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करने पर, या नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो 2 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करने पर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है। सार्थक अंक को घटाना है हमें, तो घटाने के लिए क्या होगा, यहाँ 2 जीरो लगा लेंगे, 2 संख्या को घटाना हमें, तो यहाँ कितना होगा 10, एक हासिल लेंगे, हासिल इसमें आएगा, इसमें चला जाएगा, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से एक इधर हासिल चला गया, इधर 9 बचा, इधर 10 बचा, 10 में 2 गए 8, ये 9 में से 3 गए 6, यहाँ 5 बचा, 5 में 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से गया 2। इसमें सबसे कम सार्थक अंक किसमें थे, इसमें थे, क्योंकि यहाँ जीरो तो हमने अपने पास से घटाने के लिए लगाए हैं। वैसे कितने सार्थक अंक इसमें, 1 2 3, तो इसे 3 तक सार्थक अंक तक बनाओ। कैसे बनाओगे, 3 सार्थक अंक कौन से हो गए, 1 2 और 3, यानी कि इसके बाद की क्या हो गया, अभी असंदिग्ध हो गए, क्योंकि हमें छोड़ने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि इसमें 3 सार्थक अंक है। तो जब छोड़ने पड़ेंगे तो 3 ही लेने पड़ेंगे, तो 3 ये गिन लो, परंतु ये 5 से बड़ा है, तो ये 1 मानकर किसमें जोड़ दोगे, इसमें जोड़ दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 24.2। आंसर क्या हो जाएगा 24.2। ऐसे इसमें करो, यहाँ 13 में से 9 गए 4, 3 बचा, 3 में 3 गए 0, यहाँ 0.04 ये आ जाता है। तो इधर दशमलव के पहले 0 है, तो 0 के बाद क्या है 0, ठीक है, 0 के बाद क्या है 0, यानी कि इस 0 को हम छोड़ देंगे। सार्थक अंक कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है, सार्थक अंक 1 हुआ ऐसे। तो इसका आंसर सेम टू सेम ये भी छोड़ा जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि सार्थक अंक में बदलना है तो इसमें कितने सार्थक अंक है 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4.0 गुणा 10 की पावर -2, 1 2 2 के बाद मैंने दशमलव लगाया, तो 10 की पावर -2 आ गए। और इसको मैं 4 सार्थक अंक संख्या लिखनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 4.000 और 10 की पावर -2, यानी कि कितने सार्थक अंक हो गए। जब दशमलव से पहले कोई संख्या होती है तो उसके बाद के 0 जो होते सार्थक अंक नहीं होते, मतलब सार्थक अंक होते हैं, तो ये सार्थक अंक गिने जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर रहता है। आती है सार्थक अंक को गुणन भाग। तो एक घन की भुजा ली है मैंने, तो घन की भुजा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इनका गुणा हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, गुणन भाग देखेंगे कैसा होता है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल होता है घन की भुजा, इसमें जो है आप आयतन निकाल लोगे, क्षेत्रफल होता है घन में आयतन निकलता है, ठीक है। तो घन का हम आयतन देखेंगे, तो आयतन देखते हैं, आयतन होता है घन की पावर 3, ठीक है। तो घन की पावर जब 3 करोगे तो 2.2 गुणा 2.2 गुणा 2.2 ऐसे करके लाओगे, तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा। तो जब इसमें आप देखोगे कि 2.2 यानी कितने, इस भुजा में कितने सार्थक अंक है 2, तो उस आंसर में भी 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए, ठीक है। तो इसे आप अपने आप भी कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पे आंसर छोड़ के इसको मीटर क्यूब लिख रहा हूँ, ठीक है। तो गुणा करके आप निकाल लेना, गुणा करके सीधा सीधा गुणा है, इस तरह से आप पहले इन दोनों की गुणा कर लो और जो माना है उसकी फिर 2.2 से फिर गुणा कर देना है, ठीक है। ऐसे ही घनत्व आ जाता है, यानी कि गुणन का एक गुणा होके सार्थक में गुणा हो गई इसमें, अब ऐसे ही भाग हो जाता है। तो भाग में हमने क्या देखा कि द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान किसी वस्तु का दिया हुआ है 5.125, उसका आयतन दिया हुआ है इतना, तो जब हम इसको भाग करते तो इतना आ जाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों संख्याओं में सार्थक अंक किस में कम है, इस वाली संख्या में 3.4 में, यानी कितने सार्थक अंक है 1 और 2, तो 2 है तो इसमें भी कितने होने चाहिए 2 ही होने चाहिए, यानी कि पहला गिन लो, दूसरा गिन लो, तीसरा गिन लो, यानी कि इस बाद की संख्या को मैं छोड़ना पड़ेगा। ये सारी संदिग्ध हो गई, तो इसका मतलब इससे इसके बाद में 7 है तो 7 क्या है 5 से बड़ा, इसको 1 मानकर किस में जोड़ दोगे 0 में, तो 1.51 आ गया ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, इसका आप निकाल लेना, ये मैंने निकाल दिया है। आते कोटिमान। कोटिमान क्या होता है, जैसे कि कोई भौतिक राशि होती है तो भौतिक राशि का कुछ परिमाण होता है भौतिक राशि का, जैसे कि मैं कहूँ 10 मीटर है या फिर 100 मीटर है, तो 100 मीटर में 100 जो है उसका परिमाण है, तो उसको हम 10 की घात में बदलकर उसका आंसर निकालते हैं, उत्तर निकालते हैं, तो उसको कहते हैं कोटिमान। तो कैसे होता है इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो हमें कहा हुआ है 117700, तो हल ले रहा हूँ मैं इसका 01 वाले का, तो कहा हुआ है 117300, या मैं एक एग्जांपल से इसको बता देता हूँ। कैसे, एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं इसका थोड़ा सा, दूसरा फिर मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा। तो मैंने मान लिया कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं, एक मान क्या लेते हैं, होती है 6400 किलोमीटर होती है, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये मैंने कैसे लिखा, मैंने इसमें दशमलव थी नहीं तो मुझे दशमलव लानी थी। ये मानक तरीका होता है लिखने का, किसी वस्तु की त्रिज्या लिखने का, किसी वस्तु का द्रव्यमान लिखने का मानक तरीका है। तो इसको हम क्या करते हैं 1 2 3, मुझे दशमलव यहाँ लगानी, इसमें दशमलव थी नहीं तो इसे 10 की पावर 3 आ गया। जब दशमलव बाईं ओर बढ़ती है, किधर बाईं ओर बढ़ती है, तो ये जो घात होती है 10 की पावर वो प्लस की आती है। जब दशमलव दाईं ओर बढ़ती है, आ जाओ कैसे बढ़ाई थी हमने, यहाँ बढ़ाई थी, तो दशमलव सॉरी यहाँ नहीं था, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लो कि दशमलव जब दशमलव के उधर दशमलव जो है दाईं तरफ जाती है तो 10 की पावर माइनस में घात आती है, जब दशमलव बाईं ओर आती है तो प्लस में घात आती है। तो दशमलव किधर आ रही है, दशमलव इस टाइम यहाँ है, क्योंकि दशमलव जब नहीं होती तो वो इस जगह होती है, लास्ट में होती है। तो जब इधर आएगी तो कितनी आएगी 1 2 3, तो 3 जगह आई तो यहाँ पर, तो 10 की पावर 3 आ गया। तो 6.420 को छोड़ देंगे। ठीक है, लिखने में छोड़ दिया, वैसा सार्थक हम लिखना चाहें तो लिख सकते थे, अदरवाइज हम छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो 6.4 है कोटि, अब ये कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या का कोटिमान निकालो। क्या निकालो, पृथ्वी की त्रिज्या का कोटिमान। हम निकाल रहे हैं कोटिमान का, कोटिमान निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, कोटिमान। क्वेश्चन आएगा, ऐसा प्रश्न आएगा पृथ्वी की त्रिज्या का कोटिमान निकालिए, तो पृथ्वी की त्रिज्या ये होती है, उसका कोटिमान निकालना है। तो हमें जो ये संख्या है इसको हम देखेंगे, ये √10 से बड़ी होनी चाहिए। यदि ये √10 से बड़ी है, और √10 का मान क्या होता है, √10 का मान होता है 3.16, इसका जो मान होता है वो ये होता है। तो क्या 6.4 इससे बड़ी है, यस बड़ी है। तो जब ये बड़ी होती है तो इसको हम 10 की पावर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 10 की पावर 1, यानी इसकी जगह में क्या लिख दूँ 10 की पावर 1, और ये कितनी है 10 की पावर 3 किलोमीटर, और ये कितना होगा 10 की पावर 4 किलोमीटर, 10 की पावर 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। ऐसे ही अब मुझे ये निकालना है तो मैं एक ये भी करके दिखा देता हूँ। आ जाइए, ये इधर ले रहा हूँ मैं, तो मैंने लिया 117300, मैं दशमलव इधर लाऊंगा, इधर है दशमलव इस टाइम, 1 2 3 4 5 6, 1.173। ठीक है, कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ गया। ठीक है, तो ये जो है क्या ये 3.16 से बड़ा है, नहीं, तो इसका मतलब इसकी जगह 10 की पावर 0 आएगी। यदि ये बड़ा होता तो 10 की पावर में 1 ले लेता इसे, अब 10 की पावर 0 लूँगा। घातें जुड़ जाती हैं इस तरह, 10 की पावर 0 10 की पावर 5, तो जुड़ जाएंगे तो 10 की पावर ये 5 ही रहेगा, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये क्वेश्चन आपको करना है और ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है,
तो जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये आंसर करके मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैसे तो आप देख सकते हो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम। इसका आप मुझे कोटिमान बताओगे, ठीक है, इसका कोटिमान कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा ये वीडियो? मुझे लगता है कि कोटिमान या फिर सार्थक अंक कह लीजिए कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो और यदि कुछ कमी रह गई है तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लो। तो रिपीट वीडियो जब देखोगे ना तब तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने सार्थक अंक निकालने सीखे। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो मेरा उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, मुझे साथ में कमेंट्स करो, कोई कमी आपको लगती है तो मुझे आप बताइए, ठीक है। और आप जो है ब्लूप्रिंट डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।